शिवपुरी गांव में बरसात का मौसम दस्तक दे चुका था। अचानक चलने वाली ठंडी हवा और बादलों की गड़गड़ाहट से साफ पता लग रहा था कि मौसम सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। गोपाल के छोटे से कच्चे घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। हर बूंद के साथ उसकी परेशानियां भी टपक कर बाहर आ रही थीं। गोपाल जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए, छत फिर से टपकने लगी है। अगर तेज बारिश आई तो ये पूरा कमरा पानी से भर जाएगा। हम कहाँ जाएंगे इस हाल में? कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार बादल कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं। लोग चौक पर कह रहे थे कि इस साल बहुत बड़ा तूफान भी आएगा। हमारे जैसे गरीबों का घर तो एक झोंका भी गिरा सकता है। अजी, हम गिर भी गए तो कौन पूछने आएगा? ना अपने लोग, ना वो विजय जी, जिन्होंने आपको अपना भाई समझकर भी आपका सब कुछ छीन लिया। विजय गोपाल का बड़ा भाई, वही जिसने माँ बाप के मरने के बाद सारे कागज बदलवाकर गोपाल का घर और जमीन अपने नाम कर ली। इसी कारण उसे मजबूरी में किराए पर रिक्शा चलाना पड़ रहा था। गोपाल के लिए तो भाई का धोखा तूफान से भी बड़ा घाव था। छोड़ो सुमन, सब ईश्वर की लीला है। मैं मेहनत करूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, किसी दिन कमी नहीं रहेगी। पर आज तो घर में दाल चावल भी नहीं बचे, लकड़ियाँ भीग गईं। 2 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। बंटी को देखो, पूरा दिन पानी पीकर सो जाता है। कितनी देर भूख दबाएगा? बंटी गोपाल का 8 साल का मासूम बेटा। भूख की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर फिर भी वह अपने पिता के पास आकर चुपचाप बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, बाबू, मैं समझता हूँ। अगर खाना नहीं है तो आप परेशान मत हो। मैं अभी नहीं भूखा, बस आप बैठिए मेरे पास। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोपाल ने बाहर बादलों की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, बारिश, तू जितनी भी जोर से बरस जा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सुमन, तुम बंटी का ध्यान रखना। मैं अभी जाता हूँ, कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। बारिश की पहली तेज बूंदें गिरने लगी थीं और उसी के साथ शुरू हो गई गोपाल की असली जंग, अपनी गरीबी, हालात और तूफान तीनों से लड़ने की। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रात भर हुई तेज बारिश भले ही रुक चुकी थी, लेकिन उसके असर से पूरा गांव कीचड़ और नमी से भर गया था। लोग घरों से कम ही निकल रहे थे, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था कि बाहर कदम रखना जैसे किसी सजा जैसा लग रहा था। इसी मौसम के कारण गोपाल का रिक्शा धंधा पूरी तरह ठप पड़ा था। इन्हीं चिंताओं को सीने में दबाकर वह लाला जी के अहाते पर पहुंचा, जहां से वे रिक्शे भाड़े पर देते थे। लाला जी, जरा मेरी मदद कर दीजिए। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बंटी भूखे पेट सो रहा है। जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी पिछले तूफान में भीग कर खराब हो गया। अगर 2-4 दिन का किराया माफ कर दें या थोड़ा उधार दे दें तो मैं घर का हाल संभाल लूंगा। गोपाल, तुम ही देख रहे हो ना, ये बरसात और ठंड ने पूरे गांव को घर में बंद कर दिया है। लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, फिर रिक्शा कौन लेगा? सच कहूं तो इस मौसम ने तो मेरा धंधा भी डुबा दिया है। भाड़ा आने का नाम नहीं, रिक्शे खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे रिक्शा का काम ही बंद करना पड़ेगा। नुकसान उठाने की भी एक हद होती है। लाला जी, मैं तो ये सोचकर आया था कि मुश्किल में आप मेरा सहारा बनेंगे, और आप कह रहे हैं कि मेरी आखिरी रोजी रोटी भी चली जाएगी। लाला जी चुप रहे। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, पर उस चुप्पी ने गोपाल के दिल पर एक और बोझ डाल दिया। ठीक है लाला जी, मैं काम कर लूंगा, जो होगा। यह कहकर गोपाल चुपचाप अपनी रिक्शा की ओर बढ़ा। ठंड से जमती उंगलियों को मलते हुए उसने रिक्शा उठाया और सड़क की ओर चल पड़ा कि शाम धीरे धीरे उतर रही थी। ठंड से भरी हवा चल रही थी और दिन भर की नमी अब गांव को और भी उदास बना रही थी। गोपाल सुबह से रिक्शा लेकर घूम रहा था, कभी मैदान की तरफ, कभी चौक के आसपास, कभी स्कूल की ओर, लेकिन पूरे दिन एक भी सवारी नहीं मिली। बरसात और ठंड ने लोगों को घर में कैद कर दिया था। हे भगवान, आज फिर रिक्शा खाली ही चल गया। घाटे में तो मैं चल ही रहा हूँ,
पर घर का चूल्हा कैसे जलेगा? भूखा बेटा, टूटता घर और मुश्किलों में घिरी मीना, सबकी चिंता उसके दिल पर वजन बनकर बैठी थी। वह वापस घर लौटने ही वाला था कि पीछे से एक कार तेज रफ्तार में आई। बरसात से गीली सड़क, फिसलन और धुंधलके ने मिलकर एक पल में हादसा कर दिया। कार ने गोपाल के रिक्शे को जोरदार टक्कर मारी और वह दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ा। आह! जितनी ठंड हवा में थी, उससे कई गुना दर्द अब उसके शरीर में फैल चुका था। उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया था। राहगीरों ने दौड़कर उसे अस्पताल पहुंचाया। उधर मोहल्ले के एक लड़के ने घर जाकर मीना को हादसे की खबर दी। यह सुनते ही मीना के होश उड़ गए और वह रोती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे गोपाल कैसे हैं? कितनी चोट आई है? देखिए, आपके पति की हालत स्थिर है, पर चोट बहुत गंभीर है। हमने उनका हाथ बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हमें उनका एक हाथ काटना पड़ा। ये उनके जीवन बचाने के लिए जरूरी था। हाथ? हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? इलाज के पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए मीना ने अपने एकमात्र बच रहे गहने बेच दिए। हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, लेकिन पति की जिंदगी उसके लिए सबसे कीमती थी। कुछ दिनों बाद गोपाल की तबीयत तो संभलने लगी, पर जीवन की परेशानियां अभी भी वहीं खड़ी थीं। लगातार बारिश से उनका कच्चा घर और भी खराब हो चुका था। छत टपक रही थी, दीवारें गल चुकी थीं और किसी भी वक्त घर के गिरने का डर था। गोपाल अपने कटे हुए हाथ को देखकर चुपचाप बैठा रहता, सोचता कि अब बिना हाथ के परिवार को कैसे संभालेगा। वह घर लौटकर कोने में चुपचाप बैठ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, छत से पानी छू छू कर टपक रहा था और घर के भीतर अंधेरा और चिंता का माहौल फैला था। उसका कटा हुआ हाथ पट्टियों में लिपटा था और दिल में हजारों तूफान थे। हे ऊपर वाले, तू भी कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है गरीबों की। मैं ही तो इस घर का एकमात्र कमाने वाला था और तूने मेरा एक हाथ ही छीन लिया। अब बता, मैं अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे का पेट कैसे पालूंगा? ये जिंदगी कैसे चलेगी? गोपाल, अब हम किसके सहारे जिएंगे? छत भी टपक रही है, 4 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। बंटी को रोज भूखे पेट नींद में धकेलना पड़ रहा है। सुमन, मैं कुछ न कुछ करूंगा, चाहे एक हाथ ही सही, पर मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी कर लूंगा, पत्थर ढो दूंगा, पर भीख नहीं मांगूंगा। किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर तुम्हें और बंटी को रोते नहीं देख सकता। वह बाहर आसमान की तरफ देखता, घने बादल, कड़कड़ाती बिजली और लगातार बरसता पानी, जैसे भगवान भी उसकी परीक्षा और कठिन करना चाहता हो। भगवान जाने ये बारिश कब थमेगी। घर का हाल तो और बिगड़ रहा है। अगर ये छत गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे जी? अरे मीना, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज तो उगता ही है। ऊपर वाला गरीब का दिल ऐसे यूं नहीं तोड़ देगा, बस थोड़ा सब्र रखो। अगली सुबह बारिश हल्की सी धीमी, ठंड की हवा अभी भी सिहरन पैदा कर रही थी, पर यह मौका था कि शायद कहीं काम मिल जाए। गोपाल ने एक हाथ से अपने फटे कुर्ते को ठीक किया और घर से निकल पड़ा। आज कुछ न कुछ काम तलाश ही लूंगा, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। बंटी भूखा नहीं सोएगा। अरे साहब जी, कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, इस बारिश ने सबका काम खराब कर दिया है। मैंने तो अपने मजदूरों को भी घर बेच दिया, कहीं और देखो। गोपाल एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। मकान निर्माण, खेत, दुकानें, स्कूल, ढाबा, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा हाथ लगी। अरे ओ फटेहाल, कहां कहां से आ जाते हो तुम जैसे लोग? देखिए अपनी हालत, एक हाथ से क्या उखाड़ लोगे? मैं तुम्हारे जैसे अधूरे लूले लंगड़े को काम दूंगा? मेरी अकल खराब है क्या? चल भाग यहाँ से, कहीं जाकर भीख मांग, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं। ये शब्द तीर की तरह गोपाल के सीने को चीर गए। उसे लगा मानो दुनिया में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची। शाम होने लगी थी। भूख, ठंड, थकान
और निराशा उसे भीतर से तोड़ रही थी। वह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें भर आईं। किसके आगे हाथ पसारूं अब? सबने मुंह मोड़ लिया। घर पर मीना और बंटी भूख से तड़प रहे होंगे। क्या अपाहिज को जीने का हक नहीं? हे भगवान, अगर मेरे बच्चों को रोटी दे सकता है तो दे दे, चाहे उसके बाद मुझे उठा ले जाना। गोपाल घर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और भयंकर बारिश फिर शुरू हो गई। अरे नहीं, मुझे जल्दी किसी ढाबे में रुकना होगा। इस बारिश में भीग गया तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। वह भागते भागते पास के एक चाय ढाबे में पहुंच गया। हर जगह खबर फैली है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार बाढ़ आ सकती है। क्या सच में बाढ़? हाँ भाई, सब लोग धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कल सुबह मैं भी अपनी माँ और पत्नी को लेकर चले जाऊंगा। यह सुनते ही गोपाल के पैरों से जमीन खिसक गई। हे भगवान, अगर सच में बाढ़ आ गई तो मेरा कच्चा घर, मीना और बंटी, क्या होगा उनका? नहीं, मुझे अभी घर पहुंचना होगा। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाओ। धन्यवाद भाई, पर मेरे घर पर मेरी दुनिया अकेली है, मुझे जाना होगा। वह किसी की बात सुने बिना मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा, सिर्फ एक ही चिंता के साथ, मीना और बंटी सुरक्षित हों। भयंकर बारिश को देखते हुए गोपाल किसी तरह दौड़ता दौड़ता अपने घर के पास पहुंचा। कच्ची सड़क पर जगह जगह पानी भरा था। ठंडी हवा हड्डियों को कंपा रही थी। घर के पास आते ही उसे सबसे पहले एक तेज टप 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 की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया, छत फिर टपक रही है और इस बार पहले से ज्यादा। वह हड़बड़ाकर अंदर घुसा। अंदर मीना और बंटी एक कोने में सिमटे बैठे थे। छत से पानी बूंद बूंद करके सीधे उनके पास गिर रहा था। अजी जल्दी आइए, देखिए छत से पानी सीधे अंदर आ रहा है। चारों तरफ बस पानी ही पानी हो रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। छत अब किसी भी वक्त टूट सकती है। मुझे ऊपर चढ़कर इसे अभी रोकने की कोशिश करनी होगी। रात गहराती जा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे और तेज बारिश की बूंदें लगातार छप्पर को पीट रही थीं। गोपाल ने अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जुटाई और एक हाथ से ही छप्पर पर चढ़ने की कोशिश की। मीना नीचे से टॉर्च पकड़कर रोशनी दिखा रही थी। अजी सावधान रहिए, फिसलना मत, बारिश बहुत तेज है। एक हाथ से छप्पर को संभालना, फटी चादरें कसना, भीगी टहनियों को फिर से जमाना, यह सब उसके लिए बेहद कठिन था। पर वह जानता था, अगर छत अब भी नहीं संभाली गई तो पूरा घर पानी में डूब जाएगा। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद वह किसी तरह छत को टांगों और रस्सियों से बांधकर नीचे उतरा। दोनों थके टूटे फिर से अंदर बैठे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई, लेकिन बारिश रुकी नहीं, बल्कि और तेज होने लगी, जैसे आसमान फट पड़ा हो। हर तरफ सिर्फ पानी की आवाज और तेज हवाओं की चीखें। घर की दीवारें भीगकर नरम हो चुकी थीं। छत जगह जगह से टपक रही थी और कमरे में पानी भरने लगा था। अरे ओ गोपाल भाई, जल्दी करो, जल्दी चलो यहाँ से। वह हाफता हुआ दौड़ता आया। कपड़े भीगे, चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। गांव की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। अगर हम अभी नहीं निकले तो पानी हम सबको बहा ले जाएगा। चलो चलो, जल्दी कर। हे दिया, मीना, जल्दी चलो, हमें किसी ऊंची जगह जाना होगा। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हमारा एक ही सहारा बचा है, मेरा बड़ा भाई विजय। उसका घर ऊंचाई पर बना है। शायद वो हमें एक रात ठहरा दे। तेज हवाओं से संघर्ष करते हुए वे किसी तरह विजय के बड़े पक्के घर तक पहुंचे। दरवाजे पर पानी की धारें टकरा रही थीं। गोपाल ने कांपते हाथों से दस्तक दी।
भैया, बाढ़ में हमारा सब कुछ बह गया। कच्चा घर गिर गया, छत उड़ गई। मीना और बंटी को कहीं पनाह नहीं है। बस एक रात के लिए अंदर आने दो। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था विजय, वही जिसने माँ बाप की मौत के बाद गोपाल की जमीन झूठे पैकेट भर दी थी। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। गोपाल, तू फिर मेरे दरवाजे भीख मांगने आया है? अगर मुझसे कुछ लेने की औकात होती तो आज ये हालत क्यों होती तेरी? भैया, ये समय औकात देखने का नहीं है। बच्चा कांप रहा है, कृपा करके बस एक कोना दे दो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। एक हाथ से क्या कर लेगा तू? चल निकल, मेरे दरवाजे से दूर हो जा। समय खराब है, मूड खराब मत कर। भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे। कृपया बंटी को बचा लो। नहीं, मेरे घर में तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। अब भागो यहां से, नहीं तो मैं भगा दूंगा। अपने ही भाई का यह तिरस्कार गोपाल के दिल में गहरे जख्म की तरह उतरा। पर पानी बढ़ रहा था, उसे रुकना भी अपराध होता। चुपचाप कमजोर कदमों से वह आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलते हुए एक टूटी हुई झोपड़ी से पूरा दिल हिला देने वाली आवाज आई। बचाओ, कोई है? पानी अंदर आ गया है, मैं डूब रही हूँ। अरे सुनती हो, कोई फंसा हुआ है, हमें मदद करनी चाहिए। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम रुके तो हम भी डूब जाएंगे। नहीं मीना, हालात कैसे भी हों, इंसानियत नहीं छोड़ सकते। चलो, उसे बचाना ही होगा। अंदर गए तो एक बूढ़ी अम्मा गर्दन तक पानी में थी, हाथ पैर मारती हुई। अम्मा, डरो मत, हमने पकड़ लिया है। वे दोनों अम्मा को खींचकर बाहर लाए और सुरक्षित जगह पर बैठाया। बेटा, अगर तुम देर कर देते तो मैं तो डूब ही जाती। भगवान तुम दोनों का भला करे। अम्मा, आप हमारे लिए माँ समान हैं। हम आपको अकेला कैसे छोड़ते? फिर सभी लोग गांव के बाहर एक ऊंची जगह पर, जहां एक पीपल का पेड़ था, वहीं जाकर रात गुजारते हैं। वह रात जिंदगी की सबसे बुरी थी। तीखी ठंडी हवा, भीगा कंबल और तेज बारिश। बंटी मीना की गोद में ठंड से कांप रहा था। गोपाल अपने हाथ बांधे आसमान की तरफ देखकर करा उठा। हे भगवान, और कितना इम्तिहान लेगा। सुबह हुई तो बारिश अभी भी थमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था, विजय का बड़ा पक्का घर भी पानी में डूब रहा था। फर्नीचर, अनाज, गाड़ी सब बह रहा था और वह खुद दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था। कोई है? बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना भी नहीं आता। कुछ गांव वाले सुबह अपने घरों से जा रहे थे, तभी उन्होंने उसकी आवाज सुनी। कल गरीबों को धक्के दे रहा था, अब खुद की बारी आई तो रो रहा है। हम क्यों मदद करें? फिर वे गांव वाले भी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही गोपाल, उसका परिवार और कुछ गांव वाले मौजूद थे। अच्छा हुआ आप सब भी आ गए। अब गांव में कोई मुसीबत में नहीं होगा, सब सुरक्षित रहेंगे। नहीं गोपाल भाई, तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी वहीं फंसा हुआ है। उसका घर भी डूब गया है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर हमने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने धोखे से सबको लूटा है। उसके साथ यही होना चाहिए। नहीं, वो कुछ भी करे, पर हमारी इंसानियत यही कहती है कि हम किसी के बुरे समय में उसकी मदद करें, वरना हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। ऐसा कहकर गोपाल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अजी मत जाइए, बहुत तेज बारिश है, आप भी डूब सकते हैं। सुमन, विजय भैया ने चाहे जैसा भी किया हो, पर आखिर वो मेरे भाई हैं। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। इंसानियत यही सिखाती है, जिसने हमें नहीं बचाया, हाँ, हम उसे बचाकर दिखाएं। वह किसी की बात सुने बिना आगे निकल जाता है। तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बेटा, जहाँ इंसानियत की पुकार हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। तुम्हारा भाई चाहे जैसा भी हो, तुम उसे बचाना चाहते हो? हाँ अम्मा, क्योंकि उसकी जगह कोई भी होता मैं जाता। अगर कोई रास्ता है तो मुझे बताओ। तुम सच में नेक हो बेटा,
तुम्हारे जैसे लोग आज बहुत कम हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गांव पहुंचते ही 2 बड़े पेड़ों के बीच तुम्हें एक जादुई नाव मिलेगी। वो कभी नहीं डूबेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोपाल नाव तक पहुंचा। वह सच में वहां थी। वह तुरंत पानी में उतरा और तेज लहरों को चीरते हुए विजय तक पहुंच गया। भैया जल्दी नाव में चढ़ो, नहीं तो बह जाओगे। गोपाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा ले। गोपाल ने एक हाथ से उसे मजबूती से खींचा और नाव में चढ़ा लिया। तूफान से लड़ते हुए वह दोनों को वापस पीपल के पेड़ तक ले आया। पेड़ के नीचे पहुंचते ही विजय फूट फूट कर रो पड़ा। गोपाल, मैंने तेरा सब कुछ छीना, तेरी जमीन, तेरा हक, तेरी मेहनत। तुझे घर से भगाया, तुझे नीचा दिखाया, पर तूने मुझे बचा लिया। तूने आज इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। मुझे माफ कर दे छोटू, माफ कर दे गोपाल। भैया बारिश ने चाहे सब बहा दिया हो, पर इंसानियत अभी जिंदा है। अब छोड़ दो पुरानी बातें, नई शुरुआत करो। कुछ दिन सब पेड़ के नीचे रहे। फिर जब पानी घटा तो विजय ने सबको घर बुलाया। उसने घोषणा की, आज से मैं किसी गरीब से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। सभी गांव वालों का कर्ज माफ करता हूं। और गोपाल, आज मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। आज से हम भाई ही नहीं, एक परिवार है। तभी वहाँ वही अम्मा आती हैं और गोपाल से कहती हैं, तुम बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो। तुमने सबकी मदद की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा, बस मेरा हाथ लौटा दीजिए जो मैंने दुर्घटना में खो दिया था, ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। इतना कहते ही गोपाल का हाथ वापस आ जाता है और बूढ़ी अम्मा अचानक गायब हो जाती हैं। तब से गोपाल और उसका बड़ा भाई मिलजुल कर रहने लगते हैं।